बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि हमारे देश के फाइनेंशियल फ्यूचर को समझते हुए उन्होंने जिस बात पर जोर दिया है वो हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको बनानी है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनानी है, और ये उसी समय संभव होगा जब हमारे देश में हमारे औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास होगा। और अगर हम विकास करना चाहते हैं तो हमें सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कैपिटल की। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज से जो कैपिटल आता है उसकी मर्यादा है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे देश में 3 इकोनॉमी को विकसित करने के लिए प्राथमिकता दी गई है, जबकि दुनिया के देशों की तुलना में हमें इसमें और बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। एक है इंश्योरेंस इकोनॉमी, दूसरी है पेंशन इकोनॉमी, और तीसरी है शेयर इकोनॉमी। और आपको एक बात जरूर आप सब जानते ही होंगे कि देश के विकास में हमको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकारी बजट में बहुत पैसे चाहिए, इतने नहीं है। और इसलिए आज यही बैठे मुंबई में मैं 95-2000 के उदाहरण आपको बताऊंगा। ये जो एयरपोर्ट के सामने जो सांताक्रूज एयरपोर्ट का जो फ्लाईओवर बना है, उस समय मैंने 95-2000 में 3 प्रोजेक्ट हाथ में लिए थे। एक 55 फ्लाईओवर से मुंबई, दूसरा जो समुद्र में बना हुआ है वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट, और तीसरा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। आपको ताज्जुब होगा कि ये तीनों प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं, 5 करोड़ रुपए थे। और हमने एक DPNC रोड पर एक एस्बेस्टस शीट की PWD की बिल्डिंग की घर था, उसमें कार्यालय शुरू किया है MSRDC, जिसका मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ, जो आज महाराष्ट्र सरकार की फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन है। और 5 करोड़ में ये काम करना, मतलब मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के लिए टेंडर निकला था। उस समय धीरूभाई अंबानी थे और वो रिलायंस इंडस्ट्री को सबसे लोएस्ट आए थे, 3 टेंडर थे। तो उस समय उसकी कॉस्ट 3600 करोड़ थी, और मैंने कहा कि 1800 करोड़ में हो सकता है, आधे प्राइस में। काफी विवाद हुए और बाद में वो टेंडर हमने रिजेक्ट किया। धीरूभाई को मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए। बाद में ये जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, हमारे पास 5 करोड़ थे। हम कैपिटल मार्केट में गए और ये तीनों प्रोजेक्ट लोगों को दिखाकर हमने पैसे रेज किए। और मैं 96-8 की दिसंबर की बात कर रहा हूँ, जब हमें उस समय 1200 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए चाहिए थे। और आज के 600 करोड़ ने आज के संबंध में 15,000 करोड़। तो उस समय हमें मार्केट में 1200 करोड़ रुपए ओवर सब्सिडी, फिर एक बार 700 करोड़ चाहिए तो 1500 करोड़, और उन पैसों से, पब्लिक के पैसे से ये तीनों काम हो गए। इसके पैसे भी फिर गए और जनता को मिली भी मिला। तो ये पहली बात है कि आप फाइनेंशियल लोगों, इसलिए आप जानते हो कि किसी भी प्रोजेक्ट में क्या होता है, 4 बातें जरूरी होगी: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। और इसके आधार पर जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो हर प्रोजेक्ट का IRR निकालते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी संभावना है, और उसका उदाहरण मेरा डिपार्टमेंट है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा खर्च करने की कमी है। इसका कारण प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है। हमने
हमने रोड बनाए, टनेल्स बनाए, एक्सप्रेस हाईवेज बनाए, यूपी बिहार तक के रोड अच्छे बन गए। अभी हम वाराणसी से कलकत्ता 40,000 करोड़ का रोड बना रहे हैं, गोरखपुर से सिलीगुड़ी 45,000 करोड़ का बना रहे हैं। और ये रोड अच्छे बनने से इतना फायदा हुआ है कि अभी 15 दिन के अंदर हम एक नया रोड का उद्घाटन कर रहे हैं जो आपके लिए इंटरेस्ट का होगा। वो कानपुर से लखनऊ केवल आधा घंटे में, और दिल्ली से देहरादून का भी अभी 36 किलोमीटर का एलिवेटेड शुरू हो गया है। बाकी का भी रोड 10 दिन में 15 दिन में पूरा होगा। कि एक साथ को हमने अनुरोध किया है, उद्घाटन के लिए डेट मांगी है। तो दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में। लोगों का इस पर विश्वास नहीं मिलता। जब मुंबई से पुणे मैंने हाईवे बनाया तो जेट एयरवेज की 8 फ्लाइट्स पूना से मुंबई आती थी, और ये हाईवे पर मैंने डिक्लेयर किया था कि 2 घंटे में मुंबई से पुणे होगा। तो महाराष्ट्र के लीडिंग अखबारों ने उसके ऊपर एडिटोरियल लिखा था और ये कहा था कि ये कैसे संभव है, कि कुछ भी बोलते हैं कि हमने इसको लिखना चाहिए। और आज मुंबई से पुणे 2 घंटे में होता है, और जेट एयरवेज की उसी समय सब फ्लाइट 8 के 8 फ्लाइट बंद हो गई। भी मुंबई पुणे जाने के लिए फ्लाइट नहीं है। और मैं आज आपके कार्यक्रम की कोशिश करता हूँ कि 1 महीने के अंदर दिल्ली से देहरादून जाने वाली सब फ्लाइट बंद हो जाएगी। दिल्ली से जयपुर 2.25 घंटे में होगा। स्वाभाविक रूप से रोड अच्छे बनने के कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। कैपिटल मार्केट में कोई भी लोग पैसे कम लगाते हैं, जब उनको लगता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट पर हमको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे तब वो पैसा लगाते हैं। और पैसा लगाते समय प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी देखते हैं। अब हमारे यहाँ इतने प्रोजेक्ट इकोनॉमी के लिए वायबल है कि लोग हमारे पीछे पड़े कि आप हमारा पैसा हो, हमारा AAA रेटिंग है। और वह जब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमारे पहले इन्विट मॉडल को मैंने जब लॉन्च किया था तो 7 दिन का टाइम रखा, और पहले दिन 7 घंटे में हमारा इन्विट के बॉन्ड इशू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुए। मुझे दूसरे दिन गोवा से मेरे कार्यक्रम बदलकर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आना पड़ा और वो बेल बजाकर मैंने बॉन्ड इशू खत्म किया। इसका क्यों मिला? अभी मुझे आप पूछ रहे थे कि मैंने अब तय किया कि मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों से पैसे लेकर रोड। ये इसलिए बनाता है कि अगर आप हमारे इन्विट मॉडल में अगर शेयर खरीदी करोगे तो 1 साल में हम आपको 8.05 इंटरेस्ट एश्योर इंटरेस्ट देंगे, और हर महीने में आपके बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। बाद में हमने ये बताया कि जो हमने पहला इन्विट निकला उसकी 100 रुपए की कीमत अब 140 हो गई, तो आपके रिटर्न 16 से 18% हो गए। अब कौन सी बैंक आपको 5%, 4.5%, 5% कोई नहीं। और इसलिए मैंने अब कहा कि हिंदुस्तान में जो छोटे किसान हैं, मजदूर है, कोई छोटे पत्रकार है, कोई पुलिस कांस्टेबल है, इनको सबको मैं कहूँगा तुम्हारा पैसा इन्विट मॉडल में डालो। और अभी आने वाले हमारे इन्विट में 50% अमाउंट हमने केवल पब्लिक के लिए रिजर्व रखा, ताकि हम विदेशी फंडों को धनवान बनाने के बजाय हिंदुस्तान के लोगों को क्यों नहीं धनवान। और एक अच्छी बात आपको बताता हूँ कि केवल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉफिटेबली ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, BOT मॉडल है। अभी हमने काफी चेंजेस किए, BOT में भी किए, रिस्क भी निकाल दिए, और EPC के बजाय हम हाइब्रिड एन्युटी में जाते हैं। केवल उत्तर प्रदेश में आज 1 पैसा ना लगा कर, जो योगी जी को मैंने समझा, केवल स्टेट हाईवे अगर बनाएंगे तो 2 लाख करोड़ के हाईवे हम तुरंत कर सकते हैं, जिसके लिए हमको सरकार के पैसे की जरूरत नहीं है। इतना ट्रैफिक है। और इसलिए आने वाले समय में ये केवल रोड में नहीं है। मैं 9 साल पहले मैं नागपुर से सांसद हूँ, और मेरे शहर का टॉयलेट का जो पानी है वो साफ करके
हम महाराष्ट्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MSEB को बेचते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि ये पानी बेचने के लिए हमको हर साल 300 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट देता है। 300 करोड़। अभी मैंने मथुरा में जब मैं वाटरवर्क्स मंत्री था तो 80 MLD जो स्लश था, गंदा पानी का मथुरा का, तो मैंने हाइब्रिड एन्युटी में मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था कि 40% हम देंगे, 60% इन्वेस्टर हो जाएगा और उसके बाद में मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी थी। उस समय इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब थे, उनको मैंने बुलाया और मैंने उनसे पूछा कि आप ये जो पानी लेते हो कहाँ से लेते हो? बोले यूपी सरकार की इरिगेशन डिपार्टमेंट से लेते हो। बोले कितने पैसे देते हो? बोले 25 करोड़ साल के देते हो। मतलब मैं 5 करोड़ आपके बचा देता हूँ, आपको मैं पानी देता हूँ, आप 20 करोड़ दीजिए। और हमने त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने टेंडर जीता और अब प्रोजेक्ट शुरू हो गया है और मथुरा के रिफाइनरी को, इंडियन रिफाइनरी को हम लोग पानी देते हैं, उनको 20 करोड़ साल के मिलते हैं और जो प्रोजेक्ट 100 रुपये में हो सकता था वो 40 रुपये में हुआ और सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। जैसे आपको कचरा है, मैंने बहुत दिन पहले कहा था, एक बार जब फ्लैश आती थी तो मैं कहता था कि फ्लैश के लिए झगड़े होंगे। आज आपको बता रहा हूँ अगले 5 साल के बाद कचरे के लिए झगड़े होंगे। ये बोलेगा ये कचरा मेरा है, वो बोलेगा मेरा है, मैं लेके जाऊंगा, ऐसी स्थिति आएगी। क्योंकि अभी तक हमने 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया और अभी कचरे को सेग्रीगेट करके प्लास्टिक, ग्लास और मेटल जो होता है वो रिसाइकलिंग होता है। बाद में जो कचरे से ऑर्गेनिक है वो बायोडाइजेस्टर में डालकर उसमें से मीथेन निकलता है, मीथेन से CO2 अलग करके बायो CNG निकलता है और बायो CNG के बजाय आगे हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। यानी आज हमारे यहाँ हम 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं और जब हाइड्रोजन तैयार करेंगे, मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, वो टोयोटा कंपनी की है, दिल्ली में है, बहुत लोग घूमे, योगी जी को भी चक्कर लगाया था। वो गाड़ी मर्सिडीज से अच्छी है, एकदम कंफर्टेबल है, धुआं नहीं, पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। और वो गाड़ी जो है वो हाइड्रोजन पे चलती है और हाइड्रोजन जो फ्यूल है ये भविष्य का फ्यूल है। इसलिए जापान में टोयोटा कंपनी ने उस गाड़ी का नाम रखा है मिराई। अब मिराई एक जापानी वर्ड है, मिराई मीन्स भविष्य, फ्यूचर। और इसलिए आने वाले समय में कचरे से हाइड्रोजन 4 प्रकार का है। कोल से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है, जो पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है और जो पानी से और कचरे से वेस्ट से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोलाइजर जो बनता है जिसके कारण हाइड्रोजन तैयार होता है पानी से, हम वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। मैंने जिस कंपनी का इनॉग्रेशन किया था वो वर्ल्ड में पूरे इलेक्ट्रोलाइजर बेचती है बेंगलोर में। अब वो जो इलेक्ट्रोलाइजर है वो पानी से हाइड्रोजन तैयार करके उसके लिए 1 kg हाइड्रोजन बनाने के लिए 50 यूनिट पावर लगती है। अब 3 रुपए में पकड़ तो 150 की पावर लगती है। तो मैंने सब साइंटिस्ट को कहा कि आप एक काम करिए कि अभी इसकी कीमत $1 होनी चाहिए। बोले संभव ही नहीं। मैंने कहा इसलिए आप ग्रीन हाइड्रोजन ले जाइए, कचरे से बनाइए, रॉ मटेरियल फुकट में मिला। अब आने वाले समय में बेंगलोर की केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये हाइड्रोजन बना लिया है और इसलिए हाइड्रोजन अगर हम बनाने में सक्सेस होंगे तो हमारी स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, रेलवे, हवाई जहाज, कार, ट्रक, बसेस अगर हाइड्रोजन पर चलेंगे तो हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस नहीं आएगा। 87% हमारी एनर्जी को हम इंपोर्ट करते हैं और वो इंपोर्ट बचकर वो पैसा अगर उत्तर प्रदेश, बिहार के किसानों के घर में जाएगा, गांव कितने समृद्ध हो गए, संपन्न हो गए, इसका आप विचार नहीं कर सकते। इतना बड़ा केवल हमने मक्के से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मक्के का क्षेत्र 3 गुना बढ़ा
और जो मक्के की प्राइस 1200 रुपये क्विंटल थी, कमर्शियल प्राइस, मार्केट प्राइस, और एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल थी, जब हमने इथेनॉल बनाने की बात की तो मक्के की प्राइस 2800 रुपये क्विंटल हुई। और पिछले साल, ये जो साल अभी खत्म हुआ, इसमें यूपी और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए एक्सेस में मक्के। तो ये जो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है, अभी एक अच्छी बात हो रही है। मैंने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू किया तब हमारे यहाँ ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे सेक्टर है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप जरूर इन्वेस्ट करें। जब इलेक्ट्रिक कार, बसेस, इसकी जब शुरुआत हुई स्कूटर की, तो मुझे 5 स्टार होटल के कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी चैनल है, उसके पत्रकार ने पूछा था कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रोड पे बंद होगी तो क्या धक्का मारने के लिए आप आओगे? किसी की गाड़ी बंद नहीं हुई। और आज स्थिति ऐसी हुई कि जब हमने इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बसेस शुरू की, तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर होती है, जो आज $55 पर किलोवाट पर हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ट्रक बन रहे हैं, इतना है 30% ज़्यादा उसमें डिमांड ज़्यादा है पेट्रोल डीजल के लिए। अब ये जो लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी में अब नई टेक्नोलॉजी है, एल्यूमिनियम आयन, जो एल्यूमिनियम की शीट होती है, इसकी एक प्लेट है, वो डालकर और पानी, ऑक्सीजन वहाँ लाकर ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर पावर तैयार होती है। वो एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी का 5 साल बहुत अच्छे प्रयोग हुए और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी फ्यूल होगी और बड़ी बड़ी कंपनियां सोच रही है कि हम एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। उसमें हमारे ट्रक, बसेस का फ्यूल पेट्रोल, डीजल, गैस नहीं है, इथेनॉल नहीं है, एल्यूमिनियम की प्लेट है और उसके ऊपर हमारी गाड़ियाँ चलेगी। तो पहली बात तो ऐसी कि टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है। जो इन्वेस्टर है वो जरूर याद रखें कि आज टेक्नोलॉजी यूरोप कर रही है। Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices will name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth in the future. आपको उसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है कि भविष्य में आगे जाएगा। आपको ताजुब होगा कि विशेष रूप से हमारे देश में आज बहुत तेजी से स्टार्टअप काम है और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जब मैं मंत्री बना के डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, तब हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का वर्ल्ड में नंबर 7वां था और आज हमारा नंबर 3रा है। हमने जापान को पीछे डालकर हम दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर अमेरिका है, उनका साइज ऑफ इंडस्ट्री 79 लाख करोड़ है। सेकंड नंबर पर चाइना है, उनका साइज 49 लाख करोड़ है और हिंदुस्तान अब 22 लाख करोड़ पर है। और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ इन्वेस्टमेंट की अपरंपार संभावनाएं हैं और ये ऐसी एकमात्र इंडस्ट्री है जो हिंदुस्तान का कोई तेजी है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो सबसे बड़ा रोल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है। ये इंडस्ट्री ने 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दी है। ये इंडस्ट्री जीएसटी के द्वारा सबसे ज्यादा टैक्स स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। अब ये इंडस्ट्री को मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि अगले 5 साल में वर्ल्ड के सभी रेप्यूटेड ऑटोमोबाइल ब्रांड हिंदुस्तान में हैं और अगले 5 साल में हम वर्ल्ड में प्रथम नंबर पर पहुँचने का ध्येय रखते हैं। अब आपके समझे कि इसका साइज जब 3 गुना 4 गुना बढ़ेगा तो आज 4.5 करोड़ जॉब्स हैं, कल 15 करोड़ जॉब होती है। आज 4 करोड़ का एक्सपोर्ट है, 4 लाख करोड़ का और बढ़ेगा। तो आज हमें ये ढूंढना होगा कि कौन से इंडस्ट्री में पैसा लगाना। मैं और एक सेक्टर आपको बता रहा हूँ, मैं तो फ्री ऑफ चार्ज कंसल्टेंसी का ये जो डीजल की बसेस है, इसके बजाय अभी हमने एक नई बस ढूंढी है। वो बस मैंने चेकोस्लोवाकिया गया था तो स्कोडा के फैक्ट्री में गया था। वो एक फ्लैश चार्जिंग बस, मेरे पास उसका वीडियो होगा, अगर होगा तो दिखा दूंगा आपको। वो बस 135 सीटर है
एयर कंडीशन है, और वो बस एक एक बस स्टॉप पर खड़ी रहती है, तो 20 सेकंड में 40 किलोमीटर के लिए चार्ज होती है, फ्लैश चार्जिंग। ऐसी बस खड़ी होती है, ऊपर से चार्जर आता है, चार्ज हो जाता है। उस बस के अंदर जैसी एयर होस्टेस होती है वैसी बस होस्टेस है, चाय पानी नाश्ता है, एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट है, सामने टीवी लगा हुआ है, लैपटॉप है, और बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम है। आप समझ लीजिए कि ये बस अगर दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से लखनऊ, आप एयरप्लेन में एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठे वैसे जाएंगे एयर कंडीशन बस में, और ये बस पोल्यूशन जीरो है। अभी एक टाटा का जॉइंट वेंचर मैंने यूरोपियन कंपनी से करा दिया, इसको जो फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी सीमेंस और हिटाची की है वो भी ली। इसका पहला टेंडर निकला, नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट हो रहा है, टाटा ने उसको जीता है, और जल्दी ही ये बस शुरू हो जाएगी, पहला पायलट प्रोजेक्ट। तो देश भर में सब जगह हम इसको शुरू करेंगे, तो बस का किराया 30% कम हो जाएगा, और आप एयर कंडीशन बस में चाय नाश्ता लेकर सोते हुए जाएंगे, और ऊपर से आपको पूरा रिलीफ भी मिलेगा और किराया भी सस्ता होगा। पूरे हिंदुस्तान का ट्रांसपोर्ट बदल जाएगा। अरे आप कहाँ अभी आज मैं आया तो मैं गाड़ी में ट्रैफिक जाम में फंसा था। अब गाड़ी अगले वाली आएगी कि मैं मेरे घर के बिल्डिंग के ऊपर से रोड टैक्सी होगी, ऊपर घूमना और इस होटल के बिल्डिंग को घूमना होगा, और मैं आपके नीचे आ रहा हूँ, इतनी दूर नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जो बदल रही है उसको मैं इन्वेस्टमेंट करते समय आपको सोचना होगा कि हमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है, फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट में, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में कौन सी टेक्नोलॉजी आगे जाने वाली है, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ इकोनॉमिक वायबिलिटी है। और इसलिए कैपिटल मार्केट में इस समय आने वाला सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी कोई होगी तो कैपिटल मार्केट। सरकार के पैसे, सरकार के पास बहुत कम पैसे हैं। मैं तो बोलता हूँ मुझे बजट की जरूरत ही नहीं है। आप बोलो 10 लाख 15 लाख तो आप बोलो, तो मैं तो पब्लिकली कहता हूँ। मेरे पत्रकार को बड़ा लगता था कि लोग नोट कर लो, ये इतना बोल रहे, होगा नहीं कुछ, मतलब लगा दो ब्रेकिंग न्यूज। एक नहीं लगा था, मैं जो बोलता हूँ 100% होता है। क्योंकि हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, देश के लिए ईमानदारी से अच्छे क्वालिटी का काम करने वाले नेताओं के लिए सरकार अगर हमने चाहते तो हो सकता है। ये मैंने उद्यानपुर बनाए मुंबई के, इसके एस्टिमेटेड कॉस्ट उस समय 1800 करोड़ की, ये 900 करोड़ में बना। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे उस समय 3600 करोड़ रिलायंस ने कोट किया था, हमने 1600 करोड़ में बनाया, 2000 करोड़, यानी आज के 20,000 करोड़ बचे। अभी हम लोग ये कारगिल के नीचे एक छोटीला टनल आशिया की बड़ी बना है, उसके हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ की। हमने उसमें काफी काम किया, नई नई टेक्नोलॉजी लाई, अब वो टनल 80% पूरी हुई है। कारगिल के नीचे बहुत सुंदर है, लद्दाख लेह से लेकर श्रीनगर के रोड पर, और उसकी 5,000 करोड़ हमने बचाया, और वो कॉस्ट केवल 5,500 करोड़। यानी पैसा भी बच सकता है, और इसलिए आप ये टनलिंग में इधर उधर पैसे लगा रहे, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट इनविट मॉडल में लगा रहे, हमारे बीओटी मॉडल में लगा रहे, कॉन्ट्रैक्टर को अच्छा काम